नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। अब डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर MiG-29 को खरीदने के बाद क्या MMRCA टेंडर में भी भारत को MiG-35 को सिलेक्ट करना चाहिए? सर्दियों से बचने के लिए चाइना की तरफ से अभी इमरजेंसी बेसिस पर 3 बिलियन रुपीज़ के विंटर टेंट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बाद अभी भारत के पास जल्दी से ही एवेक्स और एरियल टैंकर्स को हासिल करने का एक मौका है, जिसमें भारत कमर्शियल A330 या फिर ERJ-145 एयरक्राफ्ट को आधी कीमत में खरीद सकता है। भारत की एनर्जी कमांडोज की तरफ से अभी श्रीलंका के PM को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले सेसल फोर्सेस को क्लोज प्रोटेक्शन सिस्टम की ट्रेनिंग दिया गया है। भारत की एक नई स्टार्टअप कंपनी एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रही है जिसकी मदद से हम स्पेस में दुश्मन की सैटेलाइट को लेजर की मदद से नष्ट कर सकते हैं। और यूएस की तरफ से बताया गया नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेके अभी कुछ और अपडेट सामने आई है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MiG-35 एयरक्राफ्ट को लेके है। अब सबको ये बात पहले से ही पता है कि चाइना के साथ चल रही तनाव की वजह से भारत की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था। इसके पीछे कुछ मेजर कारण भी हैं, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए MiG-29 Su-30 के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, क्योंकि MiG-29 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इनको लद्दाख में इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और ये जल्दी से अल्टीट्यूड को गेन कर सकते हैं। और अभी जिन 21 MiG-29 को भारत रशिया से खरीदने वाला है उनको UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके भारत को डिलीवर किया जाएगा, लेकिन साथ में जो रडार लगने वाला है वो MiG-35 का रडार होने वाला है। इसी वजह से अभी कुछ डिफेंस फोरम में ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं कि भारत को MMRCA टेंडर में भी MiG-35 को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि MiG-29 को पहले से भारत इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट पहले से MiG-29 के साथ फैमिलियर है, जिस वजह से उनको MiG-35 को ऑपरेट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा MiG-35 एवियोनिक्स के मामले में अपने प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल होने वाला है, जिस वजह से इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इसमें अब R-37M हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल होने वाली है, जो कि चाइना की PL-15 मिसाइल को क्लियरली आउट परफॉर्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत के पास अभी जो एग्जिस्टिंग MiG-29 की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहीं पर इनकी मेंटेनेंस किया जा सकता है। और पायलट्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमारे पायलट्स पहले से रशियन सिस्टम के साथ फेमिलियर है। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी अभी MiG-29 के मुकाबले लगभग 80% तक रिड्यूस हो चुकी है, जो कि हमको बेहतर सर्विस अवेलेबिलिटी दे सकती है। और सबके बाद रशिया इसे भारत को लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भी लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दे रहा है, जिसके बाद इसको भारत में ही मास प्रोड्यूस किया जा सकेगा। और ये भी MiG-29 की तरह छोटे और ख़राब रनवे में भी टेक ऑफ कर सकते हैं, जिस वजह से इसको लद्दाख में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे MiG-35 के साथ रशिया बहुत सारे नए फीचर्स को अभी ऑफर कर रहा है, और अगर चाइना के साथ भारत का फाइट होता है तो ये चाइना के J-10 या J-16 जैसे के एयरक्राफ्ट के साथ आमने सामने की टक्कर ले सकता है। जबकि इस मामले में अभी इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 थोड़े पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि BVR रेंज में हमारे MiG-29 चाइनीज एयरक्राफ्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, जबकि MiG-35 आसानी से उनको काउंटर कर सकता है। अब इस आर्टिकल का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि MiG-35 एक बहुत ही अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है, और अगर इंडियन एयरफोर्स इसको MMRCA टेंडर में सिलेक्ट करता है तो ये इंडियन एयरफोर्स को चाइना के मुकाबले एडवांटेजेस दिला सकता है। अब ये कंट्रोवर्शियल सवाल है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को इसको सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पर अपना दिमाग लगाना चाहते हैं तो इसको इंडियन एयरफोर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी MMRCA टेंडर में सबमिट किए गए सभी RFI को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बारीकी से चेक किया जा रहा है, और उनके मुताबिक जो भी सही रहेगा वो उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। अब आप सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि कुछ दिन पहले लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 को लेके कुछ स्टेटमेंट को इशू किया गया था। उसके बाद बोइंग की तरफ से अपनी F-18 को लेके प्रमोशनल स्टेटमेंट दिए गए थे, और उसके बाद रिसेंटली साब की तरफ से भी अपनी ग्रिपिन को लेके एक स्टेटमेंट दिया गया था, और अभी MiG-35 को लेके MiG कॉर्पोरेशन की तरफ से ऐसा ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो ये सभी के सभी अपने फाइटर जेट की खूबियों को भारत को बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारा फाइटर जेट लेते हैं तो इसके साथ आपको ये सब एडवांटेजेस मिलने वाली है। और ये सब अभी इंडियन एयरफोर्स की MMRCA टेंडर को हासिल करने के लिए अपनी फाइटर जेट की खूबियों को भारत के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है।
कल मैंने आप सभी को बताया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान अभी लद्दाख में वेदर की वजह से बीमार पड़ने लगे हैं और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक चाइना को अभी तक गलवान हादसे को छोड़ के 80 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुका है और ये सभी लद्दाख की वेदर की वजह से हो रहा है। अभी इसी वजह से चाइना की तरफ से काफ़ी बड़ी मात्रा में विंटर इक्विपमेंट को खरीदने का फैसला किया गया है और रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी ग्वांगझो प्लाटो प्लास्टिक कंपनी के साथ करीब 3 बिलियन रुपीज की कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसमें इस कंपनी की तरफ से विंटर टेंट को सप्लाई किया जाएगा। ये एक स्पेशल तरीके की टेंट होने वाली है जिनको 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई में और लो ऑक्सीजन वाले एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन टेंट्स में पहले से ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं जिससे कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी इसके अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहने के साथ साथ इसके अंदर एयर सर्कुलेट कर सकता है, जो कि हायर एल्टीट्यूड में लो ऑक्सीजन लेवल से निपटने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट के मुताबिक अगले हफ्ते से लद्दाख में बर्फ गिरना चालू होने वाला है और यहाँ से टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जो कि -40 तक नीचे जा सकती है। और अभी चाइना की तरफ से करीब 50,000 सोल्जर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किया गया, जिनमें से लगभग 5,000 ट्रूप्स को 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई में तैनात किया गया और इन्हीं सभी के लिए अभी चाइना की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर विंटर टेंट्स को खरीदा जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एवेक्स फ्लीट को लेकर है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी 5 एडिशनल नेत्र एवेक्स को खरीदने वाली है और वहीं पर डीआरडीओ अभी एक फुल स्केल की एवेक्स को भी डेवलप करना चाहती है, जिसकी परफॉर्मेंस हमारे नेत्र एवेक्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाली है। इसी दौरान हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात करें तो इसमें नॉन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का प्रोविजन ऐड किया गया था। साथ ही पेंडेमिक के वजह से अभी सिविलियन मार्केट में भी A330 और एम्बरर की ERJ-145 XR सीरीज की काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट मिल रही है जिनको कमर्शियल एयरलाइन बेचना चाहते हैं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स इनको एक्वायर करना चाहती है क्योंकि A330 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनको मॉडिफाई करने के बाद इंडियन एयरफोर्स चाहे तो इसको एक मल्टी रोल टैंकर के तौर पर या फिर एवेक्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल कर सकता है। और ERJ-145 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसको मॉडिफाई करके डीआरडीओ की तरफ से नेत्र एवेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन दोनों प्रोग्राम के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से फंड को सैंक्शन नहीं किया गया क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर इन जेट को खरीदते हैं तो ये हमें काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं, जबकि सेकेंड हैंड कंडीशन में हमें आधी कीमत पर मिल सकते हैं। और ऊपर से ये दोनों ही एयरक्राफ्ट अभी सिविलियन मार्केट में वाइडली अवेलेबल हैं, जिस वजह से इनकी स्पेयर पार्ट की हमको कोई इशू नहीं होने वाली है। और अभी हमारे पास 2 मेन रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें इमरजेंसी बेसिस पर एवेक्स की ज़रूरत है और दूसरी तरफ एरियल टैंकर्स की भी ज़रूरत है। अभी ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि डायरेक्ट कन्वर्शन किट को भी ऑफर कर रहे हैं, जिनकी मदद से A330 एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल टैंकर के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं पर ERJ-145 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनको डीआरडीओ अपने हिसाब से एवेक्स में कन्वर्ट कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स अभी कुछ ऐसे A330 एयरक्राफ्ट के ऊपर नज़र रखी हुई है जो कि बस 7 से 8 साल पुराने, यानी कि अभी इनमें काफ़ी सारा लाइफ बचा हुआ है और ये इंडियन एयरफोर्स को ओरिजिनल प्राइस से लगभग 40% कम कीमत पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स इनको अभी खरीदना चाहती है और अगर इसको खरीद लिया जाता है तो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक काफ़ी पहले और काफ़ी कम कीमत पर इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल टैंकर और एवेक्स दोनों मिल सकते हैं। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेकर। पीटीआई में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एनएसजी यानी कि ब्लैक कैट कमांडो यूनिट की तरफ से अभी श्रीलंका के पीएम की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग दिया गया है। एनएसजी की डीजी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक श्रीलंकन पीएम को सिक्योरिटी देने के लिए एनएसजी की तरफ से अभी 21 श्रीलंकन ऑफिसर को ट्रेन किया गया है और इनको एनएसजी की तरफ से क्लोज प्रोटेक्शन स्किल को सिखाया गया है। इसके बारे में स्पेशली श्रीलंकन पीएम की तरफ से भारत को धन्यवाद दिया गया है। अब श्रीलंकन सिक्योरिटी पर्सनल्स को कितने दिनों तक यहाँ पे क्लोज प्रोटेक्शन सिस्टम की ट्रेनिंग दी गई है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है। एनएसजी की बात करें तो एनएसजी को 1984 में फॉर्म किया गया था और अभी इसको भारत का सबसे खतरनाक काउंटर टेरर फोर्स या जीरो एरर फोर्स कहा जाता है। काउंटर टेरर ऑपरेशन के अलावा अभी इनको वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है और अभी भारत के 13 वीवीआईपीज को एनएसजी की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है। अगला अपडेट एंटी सैटेलाइट वेपन को लेके है। आप सभी को याद होगा पिछले साल डीआरडीओ की तरफ से हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट किया गया था, लेकिन अभी भारत की एक स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा इंडिया की तरफ से इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाने की फैसला किया गया है और इस कंपनी की तरफ से अभी सैटेलाइट को स्पेस में लेजर की मदद से नाकाम करने की बात की गई है और इस पर अभी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिगंतरा भारत का पहला स्पेस स्टार्टअप कंपनी होने वाला है जो कि स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश कर रही है
और ये आगे चल के हमको स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल तक दिगंतरा की तरफ से अपनी नैनो सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लगे लेजर और सेंसर की मदद से स्पेस बेस्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सकेगा। और इन सैटेलाइट में जो लेजर मौजूद रहेगा उनकी मदद से हम चाहे तो दुश्मन की सैटेलाइट को स्पेस में ही नाकाम कर सकते हैं। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन दिगंतरा के सीईओ के स्टेटमेंट के मुताबिक उनके पास दुश्मन की सैटेलाइट को नाकाम करने के दो ऑप्शन हैं। पहले तो वो अपने सैटेलाइट में मौजूद लेजर की मदद से एक लेस पावरफुल लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा और इसमें वो अपने रेगुलर पाथ से बाहर चला जाएगा, जिसके बाद इसको दुश्मन रिकवर नहीं कर पाएगा। दूसरे में हम एक हाई पावर की लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दुश्मन के सैटेलाइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इससे स्पेस डेब्रिज के पैदा होने का खतरा है, जो कि बाकी सारे सैटेलाइट के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अब इसका मिलिट्री के अलावा सिविलियन यूज भी है, जैसे कि अगर किसी रेगुलर सैटेलाइट में कोई डबरी आके टकराने वाला है तो उसे पहले मेथड के जरिए रोका जा सकता है। इसके अलावा दिगंतरा अभी काफी सारे सिविलियन स्पेस एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर रही है, जैसे कि इसकी सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म में हमें 1 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को भी स्पेस में ट्रैक कर सकते हैं और कुल मिलाकर हमारे किसी भी ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन सेंटर के मुकाबले 18 गुना ज्यादा ऑब्जेक्ट को वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ये अपनी पहली सैटेलाइट को अगले साल तक लॉन्च करने वाले हैं और उससे पहले ही ये एक यूरोपियन कंपनी टेलीस्ट्रेटो वेगा के साथ टाई अप कर चुके हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेके। पिछले महीने आप सबने सुना होगा यूएस की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि उन्होंने अभी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट किया जा चुका है। इस फाइटर जेट का कोई ऑफिशियल नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को यूएस की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम बताया गया था और यूएस की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट आगे चल के F-22 और F-35 इन दोनों के मुकाबले बेहतर होने वाला है। अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम अभी अपने शेड्यूल के मुताबिक काफी आगे चल रही है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 2014 में अपनी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसका नाम एक्सप्लेन रखा गया था, पर NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बस 2 साल पहले ही फंडिंग करना शुरू किया गया था। पर अभी इसकी तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी डेवलपमेंट उम्मीद से काफी ज्यादा आगे चल रही है। हाल ही में इसकी एक फुल स्केल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर को टेस्ट किया गया था, जिसे प्रोटोटाइप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रोटोटाइप एक कंप्लीट पैकेज होता है, जबकि अभी सिर्फ इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया था। अब यूएस के मुताबिक इसमें और भी कई सारे सब सिस्टम को ऐड किया जाने वाला है, जिनको लेके अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे कि यूएस अभी से एयरक्राफ्ट की अलग अलग वेरिएंट्स को बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैन्ड वेरिएंट, अनमैन्ड वेरिएंट या फिर ऑप्शनली मैन्ड वेरिएंट, यानी कि इसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है या फिर अपने आप ऑपरेट कर सकता है या फिर इसको दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। ये सभी सिस्टम अभी अंडर डेवलपमेंट है और यूएस के मुताबिक वो इसमें अभी 5 मेजर टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाला, जो कि बैटल में इसकी सर्वाइविलिटी, लिथलिटी और परसिस्टेंस को मेजर करने वाली है। अब ये एक 6th जनरेशन का फाइटर होने वाला है, जिसलिए इसकी वेपन्स और इंजन भी 6th जनरेशन का होना काफी जरूरी है। और भले ही इसमें वर्तमान के मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका इंजन एक मेन इशू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि F-35 की वर्तमान की इंजन या फिर B-21 का इंजन नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हीट को अभी जनरेट कर रही है। और अगर ये इतना हीट को जनरेट करेगा तो वर्तमान की कोई भी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट या 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इस वजह से या तो इसके लिए अभी नए इंजन को डेवलप किया जाएगा या फिर F-35 की वर्तमान के इंजन को मॉडिफाई करने का विचार किया जा रहा है। अभी 2019 से 2025 के बीच इस प्रोग्राम के अंदर $9 बिलियन इन्वेस्ट करने का एम रखा गया है और इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस प्रोग्राम के अंदर अभी यूएस की तरफ से $1 बिलियन इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।